प्रश्न को देखिए जरा। 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। जो नहीं जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में पता कर लेंगे। नेल्सन मंडेला जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक शिष्य रहे हैं, है ना। साउथ अफ्रीका में अश्वेतों के ये प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनको 27 वर्षों तक अंग्रेजों ने कैद कर लिया था, जेल में डाल दिया था। ठीक है ना। जब वहाँ से छोड़ा गया तो चूंकि ये सबसे ज़्यादा त्याग किए थे अफ्रीका में, इसलिए इन्हें जो है वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है ना। हालांकि और भी सारी इनके पास योग्यताएं थीं, केवल यही एक आधार नहीं था। ठीक है, उसी प्रश्न पे इसने बनाया है पूर्वानुमान कि जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरह से 27 वर्ष की कारावास पूरी कर ले तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। या देखिएगा, इस प्रकार के अगर आपके पास कोई कथन आते हैं, सेंटेंस आते हैं, तो स्टेटमेंट वो अपने आप को हमारे साथ डेली लाइफ में ऐसा होता है। अगर हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो कोई एक मसला उनके सामने रखते हैं कि भाई मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, उनसे तू मैं थोड़ी सी हो जाती है और आपने वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत बोल दी है। अब वो बंदा इतना आपसे दुखी हुआ, अच्छा तो मेरी तुलना तुम भैंस से कर रहे हो, है ना। वो ऐसा भी सोच सकता है, वो स्वतंत्र है सोचने के लिए, उसे सोचने दीजिए। लेकिन आपने तो गलत नहीं बोला, आपने क्या बोला कि वो कहावत बोला, है ना। और वो कहावत की जो वो है कि अगर किसी के आगे हम कुछ बोलते हैं तो कोई उनके व्यक्तित्व के ऊपर असर नहीं पड़ता है। मैंने उस आदमी को बस इतना इंडिकेशन दिया, भैंस वैसे ऐसा कोई शब्द हमने यूज नहीं किया था, लेकिन लोग समझ लेते हैं उसको किसी और संदर्भ में, है ना, जो व्यक्तिगत रूप से जो उनके लिए प्रभावशाली नहीं होता है। तो इस प्रश्न को देखिए, आपको व्यक्तिगत नहीं होना है ना। इस प्रश्न में कह रहा है कि 27 वर्ष के कारावास ने, उनके कठोर कारावास ने 27 वर्ष का जो कारावास था उनको राष्ट्रपति बना दिया। हो सकता है कारावास नहीं होता तो भी वो राष्ट्रपति होते, लेकिन हाँ, चूंकि उनके जीवन के साथ था कि 27 वर्ष का कारावास था, वो निकले, फिर भी उनका दक्षिण अफ्रीका के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, जो देशभक्ति थी, वो उनके अंदर कायम थी, जो उनको राष्ट्रपति के लिए मनोनीत या निर्वाचित करा दिया। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास आप देख पा रहे हैं, ये तो पहले ही डिनाई हो जाएगा, कोई योग्यता तो है नहीं। इसी प्रकार राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, हास्यास्पद बात है ना। अगर आप बताइए कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कारावास गए, कोई जरूरी नहीं कि उनके पास एक योग्यता है। तो दोनों सेंटेंस नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके सामने आते हैं, उसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि वास्तव में किस संदर्भ में कहा गया है उस संदर्भ को हम समझें। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूर्वानुमान फर्स्ट और पूर्वानुमान सेकेंड दोनों इनवैलिड हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। पूर्वानुमान है, एग्जम्पशन है कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। क्या आपको सही लग रहा है ये? नहीं, क्योंकि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसका वो रीजन नहीं है ना। जनरली एक रीजन क्या है कि वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वृक्ष के नीचे अगर आप सोए हो तो अगर फोटोसिंथेसिस होता है दिन में तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को वो सक करते हैं और फिर ऑक्सीजन हमें रिलीज कर देते हैं। जैसे हमको सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं वो पेड़ों से मुझे मिलता है। लेकिन रात में ये प्रक्रिया चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो रात में पेड़ के नीचे सोएंगे तो पेड़ हमारी और आपकी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। जैसे हम छोड़ते हैं वैसे वो भी छोड़ते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो जाहिर से बात है कि वृक्ष से नीचे हम सोएंगे तो फिर हमें थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो सकता है ना। इसलिए कहा गया है कि वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, यह सटीक है। इस प्रकार सेकेंड सेंटेंस जो वैलिड है, लेकिन वो कपड़े खराब करने वाली बात गलत है ना। तो कपड़े खराब हो जाएंगे, इसके नीचे सोएंगे तो या वहाँ से भूत आ जाएगा, ऐसा तमाम लोग
प्राकल्पना कहते हैं ना, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, पीपल के पेड़ के नीचे जाने से कुछ समस्याएं आ जाती हैं, है ना। तो ये सब इसलिए नहीं कहा जाता, इसलिए कहा जाता है कि उसका साइंटिफिकली रीजन है, लेकिन वास्तव में ये सब जो कहावतें हैं वो इनवैलिड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार पहली जो है जो सेंटेंसेस है कि वृक्ष से गिरने से पत्तियां खराब हो जाते हैं, ये बिल्कुल इनवैलिड सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस वैलिड है। दोस्तों हम बात कर रहे थे अभी एग्जम्पशन की, अब आइए अगला देखते हैं, लॉजिक बेस्ड प्रश्न को करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपने देखे होंगे कुछ लोग आपसे कहते हैं कि आप जो लॉजिक दे रहे हो, जो तर्क दे रहे हो, वो आपके कमज़ोर तर्क हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं इनका तर्क बहुत मजबूत है ना। किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम लॉजिक की बात करते हैं, कि तर्क की बात करते हैं, तो कब कोई तर्क मजबूत होता है और कब कोई तर्क कमज़ोर होता है, इसको समझने के लिए उस संदर्भ की हम बात करते हैं जिस संदर्भ की चर्चा की जाती है। वैसे ही कथन में एक संदर्भ दिया गया होता है ना। क्या दिल्ली सरकार को, एक कथन है ना, क्या दिल्ली सरकार को ड्राइवरी लाइसेंस अनिवार्य कर देनी चाहिए, है ना, अनिवार्य कर देनी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि ड्राइवरी लाइसेंस तो अनिवार्य है ही, लेकिन अगर दिल्ली सरकार सबके लिए अनिवार्य कर देता है, बड़े बुजुर्ग कोई, किसी के लिए कोई छूट नहीं है, पहले से है, मान लीजिए जब नहीं था लाइसेंस तब की मैं बात कर रहा हूं, क्या दिल्ली सरकार को ऐसा कर देना चाहिए? तो कोई कहता है हाँ, इससे दुर्घटना होने में थोड़ी कमी आएगी, इससे दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस अगर कर देंगे तो जेन्युइन लोग जो योग्य होंगे वही गाड़ी चला पाएंगे, जो योग्य नहीं होंगे वो गाड़ी नहीं चलाएंगे, ठीक है। फिर नहीं, इससे ऑफिशियल काम का बोझ जनता पे पड़ेगा, जिससे सरकार परेशान हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास मानव संसाधन नहीं है ना। तो कोई ये लॉजिक तो बना नहीं, मानव संसाधन नहीं है तो हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इससे दुर्घटनाओं में कमी हो जाएगी, ये हमारी प्राथमिकता है। इसका मतलब पहले वाला सेंटेंस का जो तर्क है वो प्रबल तर्क है। तो हम प्रबल और सब, जो प्रबल तर्क है और कमजोर तर्क है, दोनों में अंतर करना सीख ले। जरा इस प्रश्न को देखिए, क्या भारत में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का केवल एक ही माध्यम होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्या भारत में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का केवल एक ही माध्यम होना चाहिए, है ना। हमारे वहाँ तो कई सारे माध्यम हैं, चूंकि आप आसाम में जाओगे तो असमीज माध्यम भी है, एक प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, आपको एक माध्यम, 18 हमारे पास भाषाएं हैं, ठीक है ना, 4 और जोड़ दी गई है ना, तो 22 भाषाएं मेरे पास हैं अभी जो संविधान की सूची में हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि क्या सारे जो पढ़ाइयाँ हैं उनका माध्यम केवल एक हो जाए, है ना, वो एक हो जाए। मान लीजिए कहता है कि उनका सारे का माध्यम हिंदी कर दीजिए या इंग्लिश कर दीजिए, सारे का माध्यम एक कर दीजिए। इसके पक्ष में तर्क है, हाँ, बहुत से देशों में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का माध्यम एक ही है ना। बहुत से ऐसे देश हैं कि जहां केवल एक ही पढ़ाई का माध्यम है ना, होंगे एजुकेशन में अच्छे देश वो। लेकिन क्या यह प्रबल तर्क आपको प्रतीत हो रहा है कि बहुत से देशों में कॉलेजों में पढ़ाई का माध्यम एक ही है? अगर ऐसा है तो पहली बात आप समझ लीजिए, कोई भी तर्क पिछलग्गूपन नहीं दिखाता है। पिछलग्गूपन का मतलब आप कॉपी करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। अब दूसरे देश अगर ऐसा कर रहे हैं कि एक माध्यम रखे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि मैं भी एक माध्यम रखूं। हम कॉपी क्यों करें? कोई चीज कॉपी करना अच्छा तर्क नहीं माना जाता, है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि आप घर पे हो और आपके पापा आपके पास आते हैं, कहते हैं देखो तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, देखो पड़ोसी शर्मा जी का लड़का तो बहुत पढ़ाई कर रहा है ना। ये सामान्य घटना है जो हमारे और आपके साथ घटती रहती है। माँ बाप भी कंपेयर करते हैं, कहते हैं नहीं शर्मा जी का लड़का तो देखो दिन में 8-8 घंटे पढ़ता है, आप तो पढ़ ही नहीं रहे हो। पढ़ना जरूरी है, यह पता है कि पढ़ना जरूरी है, हमें पास करना है तो हमें पढ़ना होगा, अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें पढ़ना होगा। लेकिन इसलिए नहीं पढ़ना होगा कि शर्मा जी का भी लड़का पढ़ रहा है ना। पढ़ना जरूरी है ये तो अपने आप में सत्य, लेकिन जो तर्क दिया उन्होंने कि क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि शर्मा जी का लड़का भी पढ़ रहा है, तो ये तर्क कमजोर माना जाएगा, क्योंकि कॉपी की गई है। वो पढ़ रहा है तो कोई जरूरी थोड़े है कि मैं पढ़ूं, ठीक है।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। तो विकसित देशों में पढ़ाई का एक ही माध्यम है तो कोई बात नहीं, होने दीजिए, लेकिन हम अपने वहां कई माध्यम रखेंगे, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आइए, नहीं, भारत जैसे अब नहीं लगाया, हाँ नहीं से मतलब नहीं है, कमजोर तर्क, पहला कमजोर तर्क है क्योंकि कॉपी किया गया है। दूसरा है, नहीं, भारत जैसे बहुभाषी देश में व्यवहारिक नहीं है। भारत चूंकि कई भाषाएं बोली जाती हैं तो ये व्यवहारिक नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश कर देते हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्रों को नुकसान होगा, तमिल बोलने वालों को नुकसान होगा, मराठी बोलने वाले, कन्नड़ और तेलुगु बोलने वालों को नुकसान होगा, है ना। और इंग्लिश कर देते हैं और हिंदी कर देते हैं तो दक्षिण भारतीय लोगों के साथ अन्याय होगा। इसीलिए स्थानीय भाषाओं को भी महत्व दिया गया है कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें शिक्षा लेनी है, और शिक्षा तो किसी भी भाषा में मिले तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसीलिए ये तर्क अच्छा माना जाएगा कि पढ़ाई का माध्यम कुछ भी हो, पढ़ाई होनी चाहिए। हमारी जरूरत क्या है? एजुकेशन। और एजुकेशन के लिए हम चाहे चाइनीज़ में पढ़ें, चाहे जापानीज़ में पढ़ें, चाहे अमेरिकीज़ में पढ़ें, किसी भी लैंग्वेज में अगर पढ़ें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, तो पहले वाले प्रश्न में क्या था? पहले वाले प्रश्न में जो तर्क पहला है वो कमजोर तर्क है, उसे हम हटा देंगे, दूसरा अच्छा तर्क है ना। तो पहले वाले प्रश्न में जो था वो फर्स्ट कमजोर है तर्क है और सेकंड मजबूत तर्क है, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्या भारत में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? है ना, क्या भारत में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? हाँ, अब जरा देखिए तर्क क्या कह रहा है। हाँ, कई विकसित देशों में केवल 2 ही राजनीतिक दल हैं, है ना। कई विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे ब्रिटेन है। तो पहले वाले प्रश्न को ही आप अगर पढ़े होंगे तो आपको क्या बताया? कॉपी नहीं करना, तो कॉपी तो नहीं करना ना। वहां होंगे 2 राजनीतिक दल, वहां की राजनीतिक ढांचा और हमारे जो राजनीतिक ढांचा है दोनों में अंतर है, कल्चर अंतर है, आर्थिक विन्यासों में अंतर है, उनकी संस्कृति और परंपराओं में अंतर पाया जाता है। तो ये सब जो राजनीतिक विकास है इनसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ लेना देना है। तो कोई जरूरी नहीं कि उनके वहां भी 2 दल हैं तो हमारे वहां भी 2 दल होने ही चाहिए, ठीक है। दूसरा है, तो पहला तो हाँ कहा गया है कि विकसित देश केवल 2, ये पिछलग्गूपन दिखा रहा है, मुझे किसी की कॉपी नहीं करनी है। तो पहला तर्क कमजोर है, पहला कमजोर तर्क है ना। और कमजोर क्यों है दोस्तों? क्योंकि कॉपी कर रहा है। मुझे दूसरे के देश में हो कोई दिक्कत नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है, हम जब चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो पाकिस्तान की जब बात होती है तो थोड़े हम एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। और जब अग्रेसिव होते हैं तो इस बात की भी हम चर्चा कर लेते हैं कि यार पड़ोसी देश हमारा ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे, है ना। ऐसा कोई नहीं, अगर पड़ोसी गलती कर रहा है तो आप क्यों गलती करोगे, है ना। मजबूत तर्क माना जाएगा कि अगर पड़ोसी गलती कर रहा है तो आप अपने आप को गलत न रखते हुए पूरी स्थिति को आप यथा स्थिति में कायम रखो, सामान्य कर दो, है ना, कोई विद्वेष न पैदा हो, ठीक है। इसी प्रकार से नहीं, दूसरा सेंटेंस क्या कर, नहीं, भारतीय मतदाता केवल 2 राजनीतिक दलों से चुनाव करने के लिए परिपक्व नहीं है ना। इसमें कोई परिपक्वता की बात ही नहीं है। अगर उनके सामने 2 कैंडिडेट आएंगे भारतीय मतदाताओं के पास तो दोनों में से कोई एक चुन लेंगे, तो ऐसा नहीं है, इसमें परिपक्वता की बात ही नहीं है। कई रहेंगे तभी चुनेंगे, ऐसी तो कोई विडंबना है नहीं, ठीक है। तो हमारा जो दोनों तर्क है, ये नीचे वाला जो दूसरा प्रश्न है सेकंड भी कमजोर तर्क माना जाएगा। परिपक्व है, चाहे 2 रखिए चाहे 4 रखिए, मतदाता है, चुनाव देना उनका अधिकार है, वो चुनाव चुन के चले आएंगे। ये तर्क भी मजबूत नहीं है ना। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि नीचे वाले में, नीचे दूसरा प्रश्न है, इसमें दोनों तर्क हमारे क्या है? कमजोर तर्क हैं। आइए अगर प्रश्न को देखते हैं।